हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारा चल रहा था ज्योमेट्री में, हमने लास्ट दो सेशन में साइन रूल पढ़ा था। साइन रूल पे क्वेश्चंस भी कराए, बहुत आराम से हमने पढ़ा। पहले साइन रूल के कॉन्सेप्ट को समझा दो क्लास में, तो सफिशिएंट हमने समझा है। अभी आज का जो सेशन होगा, इसमें मैं आपको कोसाइन रूल पढ़ा रहा हूँ। कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन नियम क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। फिर कोसाइन रूल के बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा होता है वो हम समझेंगे। और कोसाइन रूल को यूज करके कुछ और थ्योरम भी बनती हैं, ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। सारी चीजें, सारी कहानी हम समझ रहे होंगे, हर एक पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें कोसाइन रूल की। देखिए, जैसे साइन रूल याद रखना इजी है ना, कोसाइन रूल भी आप बड़े इजीली याद रख सकते हैं। ये लेंथ यदि ए है, ये बी है, ये सी है। कोसाइन रूल देखो याद रखना इजी है, इंपॉर्टेंट है कि इसकी एप्लीकेशन समझना, इसके बेस पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को कर पाना। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। कोसाइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या था कि यदि हमने ये वाली साइड की लेंथ ली, जो भी साइड की लेंथ लेते थे उसके अपॉन में उसके सामने वाला एंगल आ रहा होता था साइन के साथ। कोसाइन रूल है। तो कोसाइन रूल क्या होगा, जैसे मान लो मैं कॉस ए लिखना चाहूं, कॉस ए लिख रहा हूं, और मुझे तीनों ही साइड की लंबाइयां दी हैं, तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता है किसी भी ट्राइंगल की। तो कोसाइन कॉस ए यदि मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, बी स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, कॉस ए लिख रहा हूं तो इसके साथ कौन सी दो साइड जुड़ी हैं, बी और सी। तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सामने वाली जो साइड है वो माइनस होगी, क्या होगी, ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो मैंने बोला ना कि बहुत आसान है इसको समझना। आप देखो ध्यान से, यदि आप सुन रहे हैं तो आप बोलोगे कॉस बी की वैल्यू मैं खुद लिख लूंगा। कॉस बी के लिए जब लिखूंगा तो बी के साथ कौन सी दो साइड जुड़ी होंगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सामने वाली साइड माइनस करोगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2ac। यदि कॉस सी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सी के साथ कौन सी दो साइड जुड़ी हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड अपॉन में 2ab। तो ये कोसाइन रूल होता है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता था। दूसरा तरीका क्या होगा लिखने का, दूसरा तरीका समझो। यदि मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और यहां से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, ध्यान से समझना, इसी को मैं यदि 2bc कॉस ए इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को इस तरफ ले जाऊं और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए लिखूं, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और देखो ये भी इजीली है, ये भी आसान है, पैटर्न को समझो। हमें क्या करना है कि हमें ए के लिए लिखना है, हमें इस ए स्क्वायर के लिए लिखना है। तो इसके सामने वाला एंगल आएगा, होगा क्या कि इसके लिए लिख रहे हैं तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम कर दो, ठीक है। तो बाकी दोनों साइड बी स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ी, माइनस कर दिया 2bc और कॉस के साथ ये एंगल। मतलब यदि मैं आपसे बोलूं बी स्क्वायर लिखो, तो बी स्क्वायर लिखना है तो बाकी जो दोनों साइड है उनको जोड़ दो, माइनस करो 2ac और कॉस के साथ एंगल। कौन सा एंगल, जो साइड आप निकाल रहे हैं ना यहां पे उसके सामने वाला। यदि सी स्क्वायर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो इस तरीके से भी हम कोसाइन रूल को लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम कोसाइन रूल को लिख सकते हैं, एक ही चीज है। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। फिर हम ये समझेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करके देख लेते हैं। साइन रूल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो साइन रूल भी मैंने आपको समझाया था कि कैसे प्रूफ करोगे, उसको भी प्रूफ करके हमने देखा था। तो इसको भी पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं पहले तो, कि कैसे ये आया है, और फिर इसके बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे होंगे वो सारा एक एक करके हम समझेंगे। तो जैसे आपने बोला कि ये ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में हमें कोसाइन रूल निकालना था, ठीक है। ये ट्राइंगल है ए, ये बी, ये सी, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ सी है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है।
यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहां खींच दिया, यहां मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा। यदि यहां से यहां तक मैं लेंथ x ले लूं तो ये वाली लेंथ a माइनस एक्स होगी, ये वाली लेंथ मेरी a माइनस एक्स होगी, और इस परपेंडिकुलर को मैंने h मान लिया, परपेंडिकुलर को क्या मान लिया, h मान लिया। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, सी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो क्या होगा, सी स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये आ गया। ठीक है, यहां यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और यहां से मैं एक्स स्क्वायर निकालूं तो बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह यहां पे बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ही, यहां पे बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख रहा हूं, माइनस 2ax था, ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो देखो h एलिमिनेट हो गया। तो देखिए h हम अपने मन से एज्यूम करके चले थे, एक ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता थी, h तो कुछ था नहीं, तो h एलिमिनेट हमें करना ही था, तो h हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। लेकिन अब इस x को भी एलिमिनेट करना होगा, इस x को भी हटाना है, क्योंकि ये x भी तो हमने अपने मन से ही एज्यूम किया है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए x की वैल्यू और निकालनी होगी। तो यदि इस ट्राइंगल में हम देखें, इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें केवल b की वैल्यू पता है, h हम अपने मन से एज्यूम करके चले हैं। तो मैं यदि यहाँ पे cos c लिखूं, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, तो x अपॉन बी आएगा। क्या आएगा, x अपॉन बी। यहां से x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, b cos c। तो x की जगह मैं क्या लिख देता हूं, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। और यही तो साइन रूल है जो मैंने आपको लिखवाया है, सॉरी कोसाइन रूल है। या तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे या फिर आप क्या करोगे, सी स्क्वायर को इस तरफ ले जाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में ये 2ab आ जाएगा। तो ये cos c की वैल्यू हो गई, तो ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको बोलो कि सर हमें प्रूफ करने आएगा क्या, तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, तो प्रूफ करने नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक थ्योरम को समझते ही नहीं हैं, जब आपको उस थ्योरम को कैसे वो निकली यही नहीं पता, तो उसके बेस पे यदि कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो कैसे कर पाओगे। तो पहले एक बार थ्योरम को जब सीखोगे समझोगे तो थ्योरम याद रखना भी आसान है, और फिर उसके बेस पे जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन भी आपको बनाने आसान हो जाएंगे। तो ये आपका कोसाइन रूल होता है। अब कोसाइन रूल पे देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। तो कोसाइन रूल पे आप देख रहे हैं कि जब कोसाइन रूल लगा रहे हैं तो कोई एक एंगल आ रहा है। साइन रूल में क्या था, साइन रूल में कोई रेशियो इक्वल था। मैं एक बार साइन रूल यहां लिख दे रहा हूं। साइन रूल क्या था, जैसे a अपॉन साइन ए इक्वल b अपॉन साइन बी। तो साइन रूल में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता था कि कोई दो साइड की लेंथ दे देता था, साथ में कोई एक एंगल दे देता था और कोई दूसरा एंगल पूछेगा, या कोई दो एंगल दिए होते थे और कोई एक साइड दी होती थी, कोई एक साइड पूछता था। कोसाइन रूल में क्या होगा कि या तो आपको ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई दे देगा, तीनों भुजाओं की लेंथ दी है और आपसे कोई एक एंगल पूछ लेगा। हम तीनों साइड की लेंथ यदि दे दी जाए तो हम तीनों एंगल निकाल सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन में कोई एक एंगल पूछेगा, या क्या करेगा कि कोई एक एंगल के साथ दो भुजाओं की लंबाई देगा। बात को ध्यान से सुनना, कोई एक एंगल दे देगा और दो साइड की लेंथ दे देगा। कोई एक एंगल दिया है, दो साइड की लेंथ पूछ रहा है, तीसरी साइड की लेंथ आपको निकालनी होगी। कोई एक एंगल दिया है, दो साइड की लेंथ दी है और तीसरी साइड की लेंथ ही निकालनी होगी।
तो वहां पे फिर हम क्या लगा रहे होंगे, कोसाइन रूल लगा रहे होंगे। ये दो टाइप से क्वेश्चन यहाँ कोसाइन रूल पे पूछता है। अब इनके बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे आने हैं, वो क्वेश्चंस हम कुछ कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन बड़े आसान से होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ट्राइंगल ABC है, इसमें आपको एंगल बोल दिया कि कोई आपको, या एंगल नहीं दिया, AB की वैल्यू आपके पास 4 है, AC की वैल्यू 9 है, एंगल A आपको दे दिया कि 60 डिग्री है, और आपसे कुछ तीसरी साइड पूछ लेगा कि तीसरी भुजा बताओ, या आपसे बोल देगा कि आप परिमाप बताओ। तो परिमाप का मतलब सम ऑफ ऑल साइड होता है, मतलब हमें तीसरी भुजा तो फाइनली निकालनी होगी। तो ये त्रिभुज ABC था, ABC में AB कितना दिया हुआ है 4, EC कितना दिया हुआ है 9, ये कितना दिया हुआ है 60, ये वाला निकालना है। अब लगा दो कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है, इसका मान निकालना है, तो A² बराबर 4² प्लस 9² माइनस 2 इंटू 4 इंटू 9 कॉस 60, यही तो पढ़ा ना, ठीक है। तो 16 और 81 माइनस 2 इंटू 4, 8 9 या 72 डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो 36 आएगा। तो 16 प्लस 81 माइनस 36, A² की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा √61, अंडर रूट में 61 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे कि दो भुजाओं की लंबाई दी है, कोई एक कोण दिया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये कोसाइन रूल होता है। अब इसके बेस्ड पे कुछ हम अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, CHSL CGL के क्वेश्चन हैं 18-19 में जो पूछे गए, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको ये 2 दिया हुआ है, ये x है, ये 60 है, और PR पूछा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछा है। फिर वही अभी जो लिखा था, तब आप एक बार ट्राई करो, x² ना, कोसाइन रूल लगा रहे हैं, इक्वल में क्या लिखेंगे 2² प्लस 1 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस, देखो ये रूल आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए। मैं एक बार और यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि हमारा रूल क्या था, कि जो भी साइड थी, जैसे हमने A² लिखना था तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम लिखा, A² लिखना है तो B² प्लस C² माइनस 2BC और कॉस के साथ हुए एंगल। तो यहाँ हमें देख के समझ आना चाहिए कि ये लिखना है तो x² बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग लिखोगे, तो ये आएगा, माइनस करोगे 2 और दोनों भुजाओं का गुणा, तो एक भुजा 2 है और एक भुजा क्या है 1 प्लस √3 है, और कॉस के साथ ही एंगल, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कैलकुलेट कर लो, 4 1 3 2√3, यहाँ 2 और 2 कट गया, -2 इंटू 1 तो -2 -2√3, ये कट गया, इसको जोड़ लो सारा, 4 3 7 1 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √6 आ गई, x का मान क्या आ गया √6 आ गया। अब आप बताओ कि सर ये कोई टफ तो नहीं है, बड़ा आसान है। कोसाइन रूल देखो जब आपने समझ लिया तो आपको याद रखना आसान हो गया, आपने उसको प्रूव करके देख लिया कि कैसे चीजें उस पर बन रही हैं, तो आपको ये समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे, समझ आया है क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट ये रहा, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजा AB 80 सेंटीमीटर लंबी है। एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज हमने बना लिया, एक त्रिभुज है ABC, AB जो है वो 80 सेंटीमीटर लंबी है, इसका परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर, आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। हाँ, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ABC ये 60 डिग्री दिया है, देन द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज, आपसे बोल रहा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताओ। अब हमें पता तो है नहीं सबसे छोटी क्या है, तो सबसे छोटी है, मान लो यदि ये x है तो ये वाली क्या हो जाएगी, पेरीमीटर यदि 170 है तो 170 में से 80 घटाओ तो कितना बचा 90 बचा, मतलब बाकी दोनों भुजाओं का योगफल, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड क्या होगा 90 होगा। तो यदि ये x है तो ये 90 माइनस x होगा, ये 90 माइनस x होगा। सबसे छोटी भुजा का माप पूछ रहा है तो x की वैल्यू निकल जाएगी तो सारा पता चल जाएगा, तो लगा देते हैं। तो आपने रूल लगाना है, तो cos 60 इक्वल, ठीक है, मैंने देखो दोनों तरीके से समझाया, आपने लिखा होगा उसको एक बार फिर देख लो कि कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि ये एंगल लिख रहे हैं तो इन दोनों साइड को जोड़ोगे, माइनस में तीसरी साइड बटे में वो 2 आएगा,
तो आप ये कर रहे हैं तो इन दोनों साइड cos 60 आप लिख रहे हैं तो इन दोनों साइड को जोड़ोगे, मतलब आप क्या करोगे 80 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस करोगे सामने वाली साइड अपॉन में 2 इंटू 80 इंटू एक्स आएगा। ठीक है, देखो यदि कोई भुजा निकालनी हो तो उस तरीके से लगा लो, ऐसे लगा लो, कैसे भी लगा लो, कॉस रूल उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोसाइन रूल हमें लगाना था। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यहां 2 इंटू 80 इंटू एक्स है, 80 का स्क्वायर 1600 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये इसका स्क्वायर होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना और माइनस आ जाना है, तो ये 90 का स्क्वायर 8100 माइनस में आएगा, एक्स स्क्वायर भी माइनस में आ जाएगा और -2a भी है तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 180 एक्स होगा। अब देखो आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको आंसर यहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80x ये है और ये 180 है, तो इसको मैं डायरेक्टली माइनस कर दूं क्या, तो 180 माइनस 80 कितना बच जाएगा 100, लिख ही देते हैं चलो। 80x इक्वल क्या आएगा 1681, तो 81 में से 16 माइनस करना है, 81 में से 16 माइनस करना है। ठीक है, तो आप तो सीधा 20 घटा दोगे तो 61 और 4 बचेगा। ठीक है, तो 65 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, कितना आ जा रहा होगा 65 आएगा माइनस में, प्लस 180 है। अब देखो ये बच्चों वाला स्टेप भी मैंने लिख दिया, तो ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ, तो 100x बराबर 65, ये घटेगा तो x बराबर 65 आ गया, तो x की वैल्यू मुझे 65 मिल गई, तो ये मेरा क्या होगा 65 होगा और ये 90 माइनस 65 कर रहे होंगे, तो 90 माइनस 65 जो आएगा, ये मैंने आप लोग बताते भी नहीं हो यार कि कुछ भी गलती लिख दे रहा हूँ, इतनी छोटी सी गलती। 8 स्क्वायर कितना होगा 64, तो 81 माइनस 64 करना होगा, 81 माइनस 64 करेंगे। ठीक है, चलो तो खैर उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, 80 का स्क्वायर 64 होगा तो 81 माइनस 64 कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये 17 आएगा, ये कितना आएगा 17, यहाँ लास्ट में जो आ रहा होगा लास्ट में ये 17 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 17 आ रहा होगा, बाकी तो कोई वैल्यू एज इट इज हमारी सही लिखी है, बस वो 80 का स्क्वायर हमने 16 लिख दिया था, वो 64 लिखना है। ठीक, चलो तो यहाँ 17 आ रहा होगा तो x की वैल्यू 17 होगी, तो y की वैल्यू आपको 90 में से 17 घटाओगे तो मिल जाएगी, तो 90 में से 17 घटाओगे तो आपको ये वाली वैल्यू भी मिल जा रही होगी। सबसे छोटी साइड पूछी है तो सबसे छोटी साइड तो 17 ही होने वाली, ये वाली वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस 17, तो 73, तो सबसे छोटी साइड पूछी तो सबसे छोटी साइड क्या होगी 17, तो वो आंसर आ गया। यहाँ भी कोसाइन रूल लगना था। अब थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब आपको स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर वैल्यू रूल में रख के जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट कर पा रहे हो, सारी चीज़ें एकदम स्पीड में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, फिर वैसे ही होगा। कह रहा है कि त्रिभुज है, द लेंथ ऑफ द टू लार्जर साइड आर 15 एंड 13, किसी त्रिभुज में दो बड़ी भुजाओं की लंबाई 15 और 13 है तथा त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, तब तीसरी भुजा की लंबाई होगी। अब देखो एक लॉजिक समझो, एक बात को समझो, कभी भी यदि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, तो किसी भी ट्राइंगल के किसी भी त्रिभुज के कोण यदि एपी में है तो उसका जो बीच वाला एंगल होगा ना वो हमेशा 60 डिग्री होगा। मान लो ये ट्राइंगल है, इसके ये तीनों एंगल क्या है एपी में है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी का मतलब इनका डिफरेंस इक्वल है, एपी का मतलब डिफरेंस इक्वल होता है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है बराबर होगा इन दोनों के अंतर के, तो b को इस तरफ ले जाऊंगा तो 2b बराबर आएगा a प्लस सी। मुझे ये पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और मैं a प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूं 2b, तो b प्लस 2b कितना आएगा 180, तो यहाँ पे 3b कितना हो गया 180, तो b कितना हो गया 60, मतलब
किसी भी ट्राइंगल में किसी भी त्रिभुज के कोण यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समानांतर श्रेणी में हैं तो उसका जो सेकंड लार्जेस्ट एंगल होगा, जो दूसरा सबसे बड़ा कोण होगा, वो हमेशा 60 डिग्री में होगा ही होगा, ये पक्की बात है। ठीक है। और किसी भी ट्राइंगल में अब जो सबसे बड़ा कोण होता है, मान लो ये वाला कोण है 90 है, तो ये वाली साइड सबसे बड़ी है, ये 60 है तो ये साइड दूसरे नंबर पे है, ये 30 है तो ये साइड पहले नंबर पे है। जो कोण सबसे बड़ा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, जो सबसे छोटा उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी, जो बीच में है उसके सामने वाली साइड बीच में होगी, यही होता है। तो यहाँ पे यही बनेगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि दो बड़ी भुजाएं जो हैं वो ये हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो बड़ी भुजाएं आपको दी हैं, मतलब ये ट्राइंगल आपने यदि बनाया, ये त्रिभुज आपका बना है, तो इस त्रिभुज की यदि ये बड़ी भुजा है, ये दो बड़ी भुजाएं हैं, तो ये कंफर्म है कि ये जो तीसरी भुजा होगी ये सबसे छोटी होगी। इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड, तो लार्जर साइड 15 13 है, तो जो तीसरी साइड होगी वो स्मॉलर होगी। और आपको पता है कि यदि इस ट्राइंगल में एंगल्स जो हैं वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा कोण है, वो 60 डिग्री है। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण सेकंड लार्जेस्ट एंगल सेकंड लार्जर साइड के अपोजिट होगा, दूसरी सबसे बड़ी भुजा के विपरीत होगा। मतलब दूसरी सबसे बड़ी भुजा विपरीत 13 है तो इसके विपरीत क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 आएगा। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एंगल 60 डिग्री हमने कैसे निकाला। क्वेश्चन में हमें नहीं दिया था। ये एंगल 60 डिग्री क्यों आया, क्योंकि एक 15 है, एक 13 है, तीसरी सबसे छोटी होगी, तो इसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होना है, ये सबसे बड़ा होना है, मिडिल वाला एंगल 60 डिग्री होगा। अब आपको एंगल मिल गया, लगा दो आप। ठीक है, आपको एंगल मिल गया, अब आपको कोसाइन रूल लगाना है। तो आपको तीसरी भुजा बतानी थी, तो एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, 15 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 13 कॉस 60। क्या लिखोगे, कॉस 60। कॉस 60 बार बार हम लिखते जा रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर 225 169, 2 कट गया तो 15 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 10 तो 150 हो जाता है, और 3 तो 195 आएगा। ठीक है, 15 को जब मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, 3 बार तो 45, ये आ गया। तो इसको माइनस कर दो, तो 195 में से 225 में से 195 आप माइनस करोगे तो 30 बचेगा, 30 ऐड होगा तो 169 आएगा। एक्स स्क्वायर 169 आ गया आपके पास। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर 169 आ गया। अब आपसे पूछा था तीसरी भुजा की लंबाई होगी, थर्ड की लेंथ आपको बतानी है, तो थर्ड की लेंथ आपको मिल जा रही होगी, कितनी आएगी आपकी, 13। ठीक है, इसमें कुछ गलती होगी क्या, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या लिखा है, 15 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 13 कॉस 60, जो कि 1/2 होगा, तो 169, 15 क्या स्क्वायर 225। कैलकुलेशन देख लेना, जल्दी जल्दी में कोई आगे पीछे वैल्यू लिख जाए, कुछ गलती हो जाए, तो वो चीज़ आप एक बार देख लिया करो, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी है। तो दो बड़ी भुजाएं आपको दी थी, 15 और 13 आपकी होंगी। दो बड़ी भुजाएं आपको दी थी, 15 और 13 आपकी होंगी। ठीक है, ये फिर यहाँ लास्ट में ही गलती हुई ना, चलो। तो 225 में से आपको 195 माइनस करना है, तो 30 बचेगा, 30 ऐड करोगे तो कितना होगा, 199 होगा, 199 आएगा। तो ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ऑप्शन में नहीं है। तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, किसी त्रिभुज में दो बड़ी भुजाओं की लंबाई 15 और 13 है तथा त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, तब तीसरी भुजा की लंबाई होगी। तो ये वाला एंगल आपको दिया था, कोसाइन रूल ही गलत लगा दिए ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गलतियां जो हो जाती है ना जल्दी जल्दी में, ये गलती नहीं करनी है। ठीक, तो समझ लेते हैं। आपको एक्स स्क्वायर निकालना था, तो आपको तो ये वाला एंगल पता है ना, हमें जो एंगल पता है हम उसके रिस्पेक्ट में ही लिख सकते हैं। तो हमें cos 60 पता है, हम एंगल को ही लिखते हैं। cos 60 हमें पता है, तो cos 60 जो एंगल पता है उसी को लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, यही था जो एंगल आप लिख रहे हैं, उसके जो करस्पॉन्डिंग दोनों साइड हैं, आप उन दोनों साइड को लिखोगे। सामने वाली साइड आएगी आपकी माइनस में,
अपॉन 2x इंटू 15। cos 60 की वैल्यू आप क्या रखोगे 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 15x इक्वल एक्स स्क्वायर, 225 हो जाएगा 225 माइनस 169, तो कितना बच रहा होगा आपके पास 56। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 56 माइनस 15x होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक बन गई। तो कोसाइन रूल गलत लगा दिया था, तो सामने वाला थोड़े एंगल दिया था, हमें ये वाला एंगल दिया है, तो रूल आपको सही से लगाना है। तो समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से लिख दूं, कहो तो किसी को कन्फ्यूजन है कि सर क्या हो गया, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ जल्दी से। ये एक ट्राइंगल आपको दिया था, इस ट्राइंगल में आपको ये वाली साइड यदि 15 है, ये 13 है, तो ये एंगल सेकंड लार्जेस्ट होगा जो कि 60 डिग्री आएगा, ये एक्स हमें निकालना है। तो cos 60 इक्वल 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 15 इंटू एक्स। cos 60 1/2, तो ये 2 कैंसिल, तो ये 15x हो गया, और ये एक्स स्क्वायर 225 में से इसको माइनस करोगे तो 56 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 50 प्लस 56 माइनस 15x। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपको यदि श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं आता है, यदि आपको फैक्टर करने नहीं आते हैं, तो अलग से हम क्वाड्रेटिक का टॉपिक भी पढ़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस में लिखवाया है कि क्वाड्रेटिक एक हमारा टॉपिक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप बस थोड़ा सा समझें, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो हमें ये 56 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 56 आ जाए, और जिनको जोड़ें घटाएं तो 15 आ जाए। तो आप यदि देखो तो 8 7 जा 56, मतलब -8 -7 लोगे तो ऋण 8 ऋण 7 को गुणा करेंगे तो 56 आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो 15 आएगा। तो ये फैक्टर हुए गुणनखंड। और जो भी फैक्टर होते हैं ना, जो फैक्टर होते हैं उनके साइन बदल दो, यदि माइनस में है तो प्लस में कर दो, प्लस में है तो माइनस में कर दो, वो रूट्स हो जाते हैं, वो वैल्यू हो जाती है। तो x का मान 8 और 7 होगा, तो आइदर 8 और 7 क्या आएगा, आइदर 8 और 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको फिर पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट है किसी को तो वो आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये रहा, कह रहा था दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, एरिया में फाइंड करना था, तो आपको एरिया फाइंड करना है, और ये सारा आपको दिया है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में बहुत अच्छा एक पॉइंट तो ये है कि आप इसको ऑप्शन के थ्रू सोच सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और इसको फिर हम जो बेसिक से करेंगे। तो यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पहले मुझे x निकालना होगा, पहले मुझे x निकालना होगा, x मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, कोसाइन रूल लगा रहा हूं, cos 120 इक्वल 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 इंटू एक्स। cos 120 की वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। 90 प्लस 30 जो होता है cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो -1/2 आएगा। क्या आएगा, -1/2। तो दो तो कट गया, 9x है तो -9x, यहाँ एक्स स्क्वायर -441 और उसमें से 81 माइनस करना है। ठीक है, तो ये -360 आ रहा होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 360, फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। 360 के फैक्टर कर लो, और ऐसे फैक्टर करो, ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने घटाने पे 9 आता हो और जिनका गुणा करने पे 360 आता हो। तो आप जब इसको देखोगे तो ये आएगा 24 और -15, 24 और 15 को गुणा करोगे तो ये 360 होगा। तो ये फैक्टर हुए, इनके साइन बदल दोगे तो ये रूट्स होंगे। तो ऋण 24 हो नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इसकी वैल्यू 15 है। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू रख दोगे, कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई।
अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको एरिया निकालना था, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल का याद है कि यदि दो करेस्पॉन्डिंग साइड दे दें, बीच का कोण दे दे, तो दोनों को गुणा करते हैं, मतलब इसका एरिया होगा हाफ 9 इंटू एक्स साइन 120, यही होगा। आप यदि बेसिक से करोगे तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। लास्ट में x की वैल्यू आप 15 यहां रखोगे तभी आपको आंसर मिलने वाला है, अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये एरिया है। अब इसको यदि हम ऑप्शन से कंपेयर करें तो पूरे क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो 9 से मल्टीपल, 9 से विभाजित कौन सी वैल्यू है, 9 का मल्टीपल, तो 9 से ये वैल्यू कटती है क्या, 9 से ये ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा। तो ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में बोला था ना कि ये ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। तो ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन होगी जब आप करोगे, ठीक है, ये आएगा। बाकी x की वैल्यू आप यहाँ पे रख लो, आप x की वैल्यू रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो x के प्लेस पे आपको जो लिखना है, x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 9 इंटू 15 साइन 120, तो साइन 120 90 प्लस 30 और कॉस 30 होता है √3/2। अब आप देखो 15 नम्मा 135/4 और ये √3 आ गया, तो यही आंसर आ गया। तो ये बेसिक तरीका हो गया कि हमने पूरा कोसाइन रूल लगा दिया। ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। तो यदि एग्जाम पर्पज से देखें ना तो ऑप्शन से यदि कर पाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में तो जितना कम लिखें, जितना समय कम हो उतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए, बाकी पिछले क्वेश्चन में या इसमें अभी तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। थोड़ा बहुत कई बार मिसप्रिंटिंग हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसको इग्नोर कर दिया करो, चीज़ें सुधर जाएंगी आगे। और कई बार कुछ और भी हो जाता ना, अभी ये तो वैसे ही कोरोना की वजह से सारा डिस्टरबेंस चल रहा है, इधर उधर आसपास कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि थोड़ा बहुत किसी न किसी दिन आपका जो मन है वो विचलित रहता है ना। आप भी देख रहे होंगे कि कोरोना के टाइम में आसपास चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ ना कुछ मतलब दिमाग उस दिन काम करने ही सा बंद कर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 50 and 24 and its area is 360, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। आपको दो भुजाएं दी हैं और इसका क्षेत्रफल दिया है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से आपको ये त्रिभुज है और कोई दो भुजाएं आपको दी हैं, एक 50 है और ये 24 है। देखिए ऐसा नहीं बनेगा डायग्राम जैसा मैंने बनाया, वो तो हम समझने के लिए बना लेते हैं, डायग्राम ऐसा नहीं बने। डायग्राम बनाओगे तो 50 की ये जाएगी और ये तो 24 है तो ये कौन ऐसी आएगी, मतलब डायग्राम जो बनेगा ये अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा यदि ध्यान से देखा जाए तो। वो तो हम तो एक सहूलियत के लिए जनरल हमें ड्रॉ करना होता है तो हम ऐसा डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअल में डायग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा ना, इसकी लेंथ वैसे ही दिख रही कि ये 50 जाएगी और ये तो 24 ही है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक बनना है, अधिक कोण त्रिभुज एक बनेगा। ठीक, तो आपको क्या बोला कि त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, एक तो 50 है और एक कितनी है, 24 है। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 360 और आपसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब ये कि हमें इसकी ये तीसरी वाली साइड निकालनी होगी। तो आप बताओ कि फॉर्मूला होता है, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, जो दो करस्पॉन्डिंग भुजाएं हैं उनका गुणा, साइन के साथ वो कोण, ये एरिया होता है या नहीं होता। तो मुझे यहाँ से साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है, मुझे यहाँ से साइन थीटा मिल जाएगी कि नहीं मिलेगा। तो ये एरिया का फॉर्मूला आपको होता है, सभी को पता है, दोनों भुजाओं का वो मतलब मल्टीप्लिकेशन और साइन के साथ वो कोण। तो यहाँ से साइन थीटा मिल जाएगा। तो कितने बार डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड करोगे, जीरो तो कट गया, तो 12 से डिवाइड करोगे 3 बार, तो 3/5 आएगा। अब आप जब कोसाइन रूल लगाओगे तो साइन थीटा मिल गया, कोसाइन रूल में जरूरत किसकी पड़ेगी, कॉस थीटा की। अब आप बताओ मुझे, पढ़ रहे हैं ना आप लोग, आप सबसे पक्का पढ़ रहे हैं, एकदम भरोसा है आपको पढ़ रहे हैं। तो कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा बच्चे को पता होता है, साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा कितना होता है, 4/5 होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यदि ये 3 है ये 5 है तो ये 4 होगा ना,
और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 होगा, ये कितना होगा 4/5। तो आपको कॉस थीटा मिल गया। अब आप इसके बाद कोसाइन रूल लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉस थीटा आ गया, क्योंकि केवल ए चाहिए। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इक्वल 50 स्क्वायर 24 स्क्वायर -2 × 50 × 24 और कॉस थीटा, ठीक है, -2ab कॉस थीटा आना है। कॉस थीटा की जगह मैं 4/5 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 4/5। कॉस थीटा की जगह हमने ये लिख दिया, तो 4/5 आपका हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप इसको समझ रहे हैं। तो 4/5 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ए स्क्वायर, ठीक है, इसको देख रहे होंगे, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 10। तो 24 दूनी 48 और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी वैल्यू आएगी, और इसके माइनस करके आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, कर ही लेते हैं। ये कितना आएगा 2500, ये 476 -2, 24 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 24, 4 जा 96 होता है। 24 का डबल 48 का डबल 96, और 96 का डबल आपको करना है तो 192 होगा, और एक जीरो आ रहा है। तो 2500 में से 2000 घटाओ तो 580 बचेगा। 580 को यहाँ आप जोड़ दे रहे होंगे, 476 में 580 आपको जोड़ना है, तो 6 आएगा, 8 7 15 और 10 आएगा। ये ए स्क्वायर आ गया। 1056 किसका स्क्वायर होता है, 34 का। किसका स्क्वायर होता है, 34 का। तो आपको 1056 34 का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू 34 मिल गई। कितनी मिली, 34। अब आपको परिमाप पूछा है तो तीनों साइड को ऐड कर दो, परिमाप पूछा है तो तीनों को ऐड कर दो, 108 आएगा। क्लियर। तो एक बार और सुन लो। सबसे पहले तो आपको दो साइड दी थी, मैं एक बार और जल्दी से पूरा क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेना, बेसिक बेसिक मैं बता दे रहा हूँ। दो साइड दी हैं, ये 50 है, 24 है। ये एंगल यदि थीटा है तो हाफ a × b साइन थीटा हमारा एरिया होता है। यहां से कैलकुलेट किया, साइन थीटा कितना मिल गया 3/5। तो कॉस थीटा कितना आएगा 4/5, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा, और कॉस का रेशियो हमने लिखा है। उसके बाद हमने रूल लगा दिया कोसाइन का। यदि ये ए है तो ए स्क्वायर निकालना था, 50 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर -2ab कॉस थीटा, तो 4/5। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1056 आएगा, 1056, और 1056 34 का स्क्वायर होता है, 34 का स्क्वायर होता है। तो आपको ये जो तीसरी साइड है ये 34 मिल जाएगी। तीसरी साइड क्या मिलेगी, 34 मिलेगी। और 34 50 24 और 34 को जोड़ना है, पेरीमीटर परिमाप चाहिए था, तो 108 परिमाप पेरीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 108 परिमाप हो जाएगा, 108 पेरीमीटर हो गया। ठीक। अब देखो, एग्जाम में यदि आपको समय बचाना तो आप जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना समय बचेगा। आपको दिख रहा है कि ये वाली साइड हमारी 50 है, ये वाली साइड हमारी 24 है। तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बना, अधिक कोण त्रिभुज बना। ये क्या बना, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बना, अधिक कोण त्रिभुज बना। ठीक है, ये पक्की बात है कि ये क्या बनेगा, एक अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ये साइड हमें निकालनी है। हमें एरिया का एक और फॉर्मूला पता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई एक फॉर्मूला एरिया का होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आपको ये दिख रहा है कि यदि मैं इस वर्टेक्स से इस साइड पर परपेंडिकुलर खींचना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। इस वाली साइड पे ही परपेंडिकुलर है, लेकिन वो आएगा तो यहां ना। तो 1/2 आधार कितना हुआ 24, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, हाइट होगी। और ये हमें कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 360। बात को समझ पा रहे हैं, उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, आपने केवल और केवल क्या किया है, आपको पता है कि ये एक साइड हमारी 50 है और ये एक साइड हमारी केवल 24 है। तो ये तो
50 है तो 50 से तो पहले रह जाएगी, तो ये तीसरी साइड कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज यदि बन गया तो ये यहाँ जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आएगा। तो एरिया होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस यदि 24 है तो हाइट h हो जाएगी, बेस यदि 24 है तो हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। और वहां जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वहां से एरिया, वहां से आपको h मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगी, वहां से आपको हाइट मिल जाएगी। कितनी हाइट आ रही होगी आपकी, 30। तो फिर आप उसको एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी सोच सकते हैं, ठीक है, उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी सोचा जा सकता था। तो आपने, क्योंकि आप बोलो कि सर हमारे मन में, मैं ये सब चीजें ये बता रहा हूं कि मान लो कोई स्टूडेंट होगा, उसने पहले ऐसा डायग्राम बनाया, उसने ये 50 लिया और इसको उसने 24 लिया, ठीक है, मान लो उसने ऐसा डायग्राम बनाया और इस पे परपेंडिकुलर उसने खींचने की कोशिश की। तो उसको पता है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई एरिया होता है। तो ये हाइट कितनी आ गई, यहां से आपने डिवाइड करोगे 12 से तो 30 आ गई। हाइट कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हाइट 30 है, हाइट क्या है, 30 है। तो मुझे ये बताओ, यदि ये 50 है, ये 30 है, तो ये 40 होनी चाहिए, जबकि ये पूरी ही क्या है, 24 है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसा डायग्राम बनाएंगे, फिर उनको कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसा डायग्राम क्यों सही नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा डायग्राम क्यों सही नहीं है, क्योंकि वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। तो ये 50 है, ये 24 है, ये यहां तक कहीं जा रहा होगा और ये कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो यहां जब आपने ये परपेंडिकुलर खींचा तो आपको ये हाइट हो गई, तो एरिया मिल गया 1/2, आधार 24 है, हाइट h है 360, यहां से h 30 आ गया, h कितना आया, 30 आ गया। अब आपको ये बड़ा वाला पूरा समकोण त्रिभुज है, ये 30 है, ये 50 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये पूरा क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो यहां से यहां तक 24 है, ये 40 है, तो ये क्या होगा, 16। तो अब आप यहां जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको ये तीसरी साइड मिल जाएगी, ये जो त्रिभुज की तीसरी भुजा थी, तीसरी साइड आपको मिल जाएगी। तो एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, तीसरी साइड आपको यहां से मिल जा रही होगी। तो 8 15 17 तो 34 आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा, 34। ये तो ट्रिपलेट है ना, 2 और 15 दिख रहा होगा, 2 और 8 दिख रहा है, तो 8 15 17 ट्रिपलेट बनता, तो ये 34 आ गया। तो 50 34 24 को ऐड करोगे तो आंसर होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, इसमें आपको और थोड़ा सा डीपली सोचना होगा और अच्छे से चीजें को पढ़ना होगा, पढ़ा होगा आपने, घर पे प्रैक्टिस की है। तो अदरवाइज वो कोसाइन रूल है, तो दो जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके कोई और तरीके हो सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी लॉजिक हो सकते हैं तो आपको बता दे रहा हूँ। तो आप चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी होंगे। क्योंकि आपको अभी ये लग रहा है कि मान लो सर आपने तो ये सोच लिया, हम कैसे सोचेंगे। तो देखो एग्जाम में आप सोचो कि सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, तो एग्जाम में ये टाइम थोड़ी होता कि एक क्वेश्चन के लिए आप 2 3 तरीके सोचो, ये सारी चीजें आपको घर पे पढ़नी थी। यदि आप घर पे पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में कंफर्म सोच पाएंगे, घर पे पढ़ने जरूरी है ना, पहले घर पे पढ़ना होगा। करें कि एक त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए। कह रहा है साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस। मुझे ये बताओ सबसे बड़ा कोण जो होता है, सबसे बड़ा जो कोण होता है वो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला होता है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा के जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला कोण होता है। तीनों साइड की लेंथ दी है, तीनों साइड की लेंथ दी है और आपसे एंगल पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा एंगल हमसे पूछा है, तो आप यदि तीनों साइड की लेंथ दी है तो आप तीनों एंगल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीनों साइड की लेंथ दी है तो तीनों एंगल निकाल सकते हैं। अब ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड की लेंथ आपको दी हुई है कि k² k+1 2k+1 और k²-1 है, ये कुछ इस तरीके से दिया है। अब देखो उसमें हमसे ये तो नहीं बोला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस है या ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना उसने कि स्केलन है या इक्विलेटरल है।
मतलब आपसे कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो यदि कोई भी त्रिभुज हो सकता है और उसकी साइड ये है, तो यदि हम यहां पे के की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लें तो उसके लिए भी वो आंसर सही होगा, उसके लिए भी आंसर क्या होगा, सही होगा। तो के की कोई संख्यात्मक वैल्यू रखते हैं, तो यदि के की वैल्यू रखें 1, तो यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज की साइड 0 तो हो नहीं सकती, तो के की वैल्यू फिर 1 नहीं रख सकते, तो के की वैल्यू हम रख लेते हैं 2। यदि के की वैल्यू 2 रखें तो यहां से आप देखो 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 और 1 7 आएगा। यहां से देखो 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा। यहां से देखो क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपको एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, 7 5 3। आप अपनी संतुष्टि के लिए और कोई वैल्यू रख के और फिर बाद में कैलकुलेट करके और उसको चेक कर लेना, और ना आए तो फिर आप बताना। हाँ, सबसे बड़ा कोण पूछा, सबसे बड़ा कोण सबसे बड़ी साइड के सामने वाला, मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, कोसाइन रूल लगा देते हैं। कॉस थीटा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 9 + 25 माइनस 49 बटे में 5 दिया 15 दूनी 30, यही आ रहा होगा। कैलकुलेट हम कर रहे होंगे तो फाइनली यदि माइनस करोगे तो 15/30, तो ऋण 1/2 आएगा। अब ऋण 1/2 का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री होगी। आज ही हमने पढ़ा है, ठीक है, कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, 120 डिग्री की वैल्यू 90 + 30, तो कॉस 90 + थीटा 90 + 30 किस में चेंज हो गया था, माइनस साइन थीटा में। अब ये जिनको समझ नहीं आ रहा ना, कोई टेंशन मत लो, ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको अलग से पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, वहां ये सारा आपका होगा। ठीक, देखिए जब आप क्वेश्चन करते हैं एग्जाम के, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। एडवांस में खासकर ऐसा होता है कि आप यदि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज हो रहा है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे होंगे, तो वहां देखो आगे अलजेब्रा बहुत यूज होगा, ज्योमेट्री बहुत यूज होगा। हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो एक दूसरे टॉपिक में रिलेट होते हैं। तो यदि अच्छे क्वेश्चंस मुझे आपको कराने हैं तो थोड़ा बहुत दूसरे टॉपिक यूज होंगे, तो आप उनको बेसिक जितना जरूरत है उतना समझ लो, वहां उस टॉपिक में उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि एग्जाम के क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है इन दी गिवन फिगर देयर इज अ स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर ये है, इफ एन अनदर स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक दूसरा वर्ग ये है, साइड बी इज फॉर्म्ड। ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी ई, सी इज राइट एंगल, ये आपको दिया हुआ है कि ये समकोण है। हाँ, तो कुछ बी सी ई में ये समकोण है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी एन, सी एन की लेंथ आपको बतानी है, ये जो लेंथ है ये आपको बतानी थी। ठीक है, ए बी सी डी भी एक वर्ग है और दूसरा एक वर्ग है, एक की भुजा 3 है, एक की भुजा 5 है, ये कुछ इस तरीके से है। अब देखो जब आप इसको समरूपता पढ़ोगे, सिमिलैरिटी पढ़ोगे, तो आप इसको सिमिलैरिटी के थ्रू ही क्वेश्चन को करना सीखेंगे। अभी समरूपता नहीं पढ़ी है। स्क्वायर का कोण होता है 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90। ठीक है, स्क्वायर पे जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल यदि हमें पता चल जाता, ये वाला एंगल हमारे पास यदि होता, तो हमारा काम ही बन गया। क्योंकि ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसकी ये वाली साइड स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, तो ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड 3 है, और ये वाली निकालनी है। तो एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी निकालनी। यदि ये एंगल पता चल जाता तो काम बन जाता, थीटा हो जाता तो काम ही बन गया होता ना, कुछ खास रह ही नहीं जाता। तो ये एंगल पता नहीं है तो ठीक है, अब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार लगाते तो हैं ही कोसाइन रूल। जब कोसाइन रूल लगाएंगे और फिर देखेंगे कि उस पर कुछ हो सकता है तो हमें सी एन स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, सी एन स्क्वायर। ट्राइंगल बी सी एन में देखो तो ये दो साइड है, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 + 25। ठीक है, चलो पहले लिख देते हैं, आप बाद में बोलो कि सर ये 5 कहाँ से आ गया। ठीक है, और देखो मैं बेसिक पूरा एक एक चीज उनके लिए लिखता हूं जिनको डाउट हो। ठीक है, यदि आपको क्लियर है ना, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आप चीजें स्किप कर सकते हैं, स्टेप छोड़ सकते हैं। तो सी एन स्क्वायर क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
-3 × 5 और cos 90 + थीटा। तो 9 और 25 को जोड़ रहे होंगे, ठीक है, 9 और 25 को जोड़ रहे होंगे तो 34 आएगा। इसको देखते हैं तो 5 या 15 दूनी 30 और cos 90 + थीटा। अभी हमने बार बार बात की, अभी मैंने 120 पे समझाया और आप इस चीज को समझो कि cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। तो यहां से हमारे पास 34 + 30 × साइन थीटा आ गया। अब बात यह कि सर साइन थीटा कैसे निकालें, तो देखो अभी हमने एक क्वेश्चन में यूज भी हुआ था और थोड़ा बहुत भी आप दिमाग चला रहे हैं तो अभी तक आप साइन थीटा की वैल्यू सोच रहे होंगे। ये एंगल हमारा थीटा है और ये एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो यदि उसने ये समकोण त्रिभुज दिया तो कुछ तो काम होगा। ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हुआ 4। ये 4 हुआ कि नहीं हुआ। जो एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उसके सामने लंब होता है। तो 4 लंब है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। इसको कैलकुलेट कर लो, 24 और 34 को ऐड कर रहे होंगे तो 56 आएगा cn²। तो cn क्या हो जाएगा, √56। cn क्या हो गया, √56। तो बताओ मुझे ये समझ आया क्या, ये आंसर कैसे आ रहा है, cn √56 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर सुनना, ये 3 था, ये 5 था, ये दिया हुआ है, ये एंगल 90 होता है स्क्वायर का और ये वाला एंगल पता नहीं है तो इसको हमने थीटा लिखा। तो कोसाइन रूल लगाया तो cn² बराबर क्या हो जाएगा, 3² + 5² - 2 × 3 × 5 cos 90 + थीटा, जो कि माइनस साइन थीटा होता है। वैल्यू हमने पुट कर दी, आंसर हमें मिल गया, ये आ गया √56। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। डिपेंड करेगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से करेंगे। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ए भी दिया हुआ है कि AC है। और देखो ये मैंने बोला ना, एक पहले भी आपसे बोला था कि आप देखो एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे NCERT के क्वेश्चन पूछता है। NCERT के क्वेश्चन मतलब सारे कभी ना कभी पूछे ही गए हैं। SSC में NCERT के क्वेश्चन उसने कभी ना कभी पूछ लिए। तो ये 9th क्लास का NCERT का क्वेश्चन है, एज इट इज छपा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज एकदम प्रिंटेड क्वेश्चन है 9th क्लास का NCERT का। पावर कट हो गई तो वही पता है आपको कि पावर कट हो जाती है तो हम थोड़े से भूत टाइप के दिखने लगते होंगे, भालू जैसे दिखता है ना, वैसे ही अंधेरा हो जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि बीच में क्लास डिस्कनेक्ट करो फिर वही सारा, तो अभी हम कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में ABC है, ACB है, CBA है, एंगल A इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल B के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये आपको बोला गया कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, अब यदि इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसको पढ़ने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं बड़े से पेज पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में, ये ट्राइंगल A B और C में ये सारा आपको दिया हुआ है, ABC है मतलब ABC है, तो हम ऐसे ही तो मानते हैं, A के सामने की A मानेंगे, B के सामने की B मानेंगे, तो यही उसने दिया कि BCA है और ये तमाम वही लिखा है। और ये लिखा है कि एंगल A जो है वो 2 टाइम्स है एंगल B का। ये आपको दिया हुआ है कि एंगल A जो है, कोण A इस कोण B का 2 गुना है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा आपके सामने लिखा है, कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला तो इस क्वेश्चन में यदि मैं साइन रूल लगाऊं, पहला यदि मैं साइन रूल लगाऊं, मुझे पता है A/sin A इक्वल B/sin B होता है। साइन रूल क्यों लगाया, क्योंकि हमें दोनों एंगल में ही रिलेशन पता है, हमें A और B में ही रिलेशन पता है कि A B का दुगुना है, और तो कुछ पता ही नहीं है। तो आपको पता है कि A जो है वो 2 गुना है B का, तो साइन रूल लगाया और A की जगह मैं 2B लिख सकता हूं, तो मैंने यहां sin 2B लिख दिया। अब देखो इसको बस एक बार समझ लो, हाँ
पता होना चाहिए। एग्जाम में हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, समझ लेना। अब इसमें फिर त्रिकोणमिति यूज होगा। साइन टू बी का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन बी कॉस बी। साइन टू बी का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ साइन टू बी की जगह मैंने रखा टू साइन बी कॉस बी, ये फॉर्मूला रखा। यहाँ पे बी अपॉन साइन बी था, ये साइन बी कैंसिल हो गया। यहाँ से मुझे मिल गया ए अपॉन टू कॉस बी इक्वल बी आ गया। क्या मिल गया? ए अपॉन टू कॉस बी इक्वल बी आ गया। तो मैं यहाँ से सीधा कॉस बी की वैल्यू लिख दूं, ए अपॉन टू बी। सीधा कॉस बी की वैल्यू मैंने लिख दी ए अपॉन टू बी। अब मैं लगा रहा हूं कोसाइन रूल। अब मैं लगा रहा हूं कोसाइन रूल, क्योंकि मुझे कॉस बी की वैल्यू पता चल गई। मुझे जो ऑप्शन दिए हैं, देखो किसी भी ऑप्शन में कहीं भी एंगल नहीं है। तो जब मैं कोसाइन रूल लगाऊंगा और कॉस बी की जगह ए अपॉन टू बी लिख दूंगा तो एंगल तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो कॉस बी लगा रहा हूं इस एंगल के लिए, तो इसके लिए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, यही लिखूंगा। और कॉस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा? ए अपॉन टू बी। कॉस बी की जगह मैंने ए अपॉन टू बी लिख दिया। तो दोनों तरफ आपको दिख रहा है कि टू कैंसिल हो गया, दोनों तरफ आपको दिख रहा है टू कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए को यहां करोगे तो ए स्क्वायर सी इक्वल आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहां कॉमन गया, यहां जाएगा तो ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये बी था, सॉरी, ये बी को और मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले बी को यहां ऊपर करोगे तो वहां लिख दे रहा हूं मैं, हाँ, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी और बी इंटू बी तो बी क्यू हो जाएगा, ये आएगा। तो अब देखो यहां यदि मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या होगा? सी माइनस बी। और इसमें यदि देखो इस तरफ यदि मैं b कॉमन ले लूं तो ये बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां ये ए स्क्वायर सी माइनस बी है इक्वल है बी सी प्लस बी सी माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक किया तो ये कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर इक्वल बी सी प्लस बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? बी सी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल बी सी प्लस बी ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? ए स्क्वायर इक्वल बी सी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन कोई दिख रहा हो, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस बी सी होना चाहिए। बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये दो ऑप्शन मिस प्रिंट हो गए। यहाँ भी प्लस ए सी लिखा है, यहाँ भी प्लस ए सी लिखा है। तो एक ये बी स्क्वायर माइनस बी सी था, एक बी स्क्वायर प्लस बी सी होगा। तो क्या हो गया? बी स्क्वायर प्लस बी सी। क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो इस तरीका तो ये आ गया। लेकिन एग्जाम में जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है, हमने यदि ये क्वेश्चन पढ़ा भी है और आप एज इट इज ये क्वेश्चन है, आप यदि आपको विश्वास ना हो आप इसको टाइप करना गूगल पे आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एनसीईआरटी की 9th क्लास का क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर से मैं एक बार सजेशन दे रहा हूँ कि आप 10th तक ज्योमेट्री के जो भी टॉपिक हैं एनसीईआरटी की बुक उठा के एक बार सारे क्वेश्चन लगा लो। वो क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे, सीधे सीधे रखे हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ भी चेंज उनमें नहीं करता है। अब हमें यदि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से तो हम एग्जाम में इसको जल्दी कर लेंगे। ठीक है, मान लो दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है वो बात करते हैं कि एग्जाम पर्पज से हमारा पॉइंट क्या हो सकता है वो हमें देखना है। यहाँ BC है, चलिए, तो आपको दिया था कि एक ट्राइंगल ABC है और इसमें सारा वही दिया हुआ कि ये वाला A है, ये C है, ये B है, ये वाला एंगल जो है वो डबल है B का, ये सारा दिया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ऑप्शन तो दिए ही नहीं है, क्वेश्चन में ऑप्शन तो दिए ही नहीं है, तो आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। बात को समझ रहा है मेरी? मैं क्या कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना उसमें एंगल गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो एक ऐसा एंगल लेना है जो डबल हो और जिनकी वैल्यू हमें याद हो। तो आप ध्यान से सोचो कि हम जो कॉमन एंगल पढ़ते हैं और जिनकी वैल्यू हमें याद है, तो यदि मैं इस एंगल को 30 ले लूं,
इसको 60 ले लूं तो ये 90 होगा। और मुझे ये बताओ कि 30-60 जो क्वेश्चन की कंडीशन है उस कंडीशन को गलत तो नहीं कर रहा। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि एंगल डबल होगा, तो डबल है। अब उसने मैंने जैसे आपसे बोला कि कोई थ्योरम है या कोई फॉर्मूले होते हैं या ये जो वेरिएबल इंटीजर्स होते हैं ABCD XYZ लिखा, तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उसने हमसे ये थोड़ी बोला कि यही वैल्यू है, उसने हमसे बोला डबल है तो हम ये ले सकते हैं, तो हमने ट्राइंगल ले लिया। तो अब ये ट्राइंगल जो बन गया ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल भी कौन सा, 30, 60 और 90 वाला। हम कंडीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपने मन से कोई साइड एज्यूम कर लें, हम अपने मन से कोई भुजाएं थोड़ी सोच सकते हैं, हमने एक एंगल सोच लिया। अब हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में 30 के सामने यदि 1 है तो 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3 होता है। ये हमने पढ़ाया हुआ है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में 30 के सामने वैल्यू है तो 90 के सामने डबल होती है, 60 के सामने √3 गुना होती है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और चेक करो कि कौन से ऑप्शन में सही हो रहा है। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन A², ए की वैल्यू कितनी आ गई, √3, √3 का स्क्वायर 3 बराबर B² तो 1 प्लस A इंटू सी तो 2√3। ये बराबर दिख रहा है क्या, नहीं है। दूसरा ऑप्शन A² तो फिर वही 3, B² 1 माइनस 2 इंटू 3, 1 माइनस 2 इंटू 3, ये बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन से आप चेक करोगे। ठीक है, पहले में आपको सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन में BC है, बी ऑप्शन में जो है वो क्या है B इंटू सी, तो B की वैल्यू क्या है 1 है और C की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 माइनस 2 तो -1 आएगा, तो ये भी बराबर नहीं दिख रहा। सी ऑप्शन A² तो √3 का स्क्वायर 3, B² तो 1 माइनस AC तो फिर 2√3 आ गया, तो ये भी बराबर नहीं दिख रहा। डी ऑप्शन A² तो √3 की वैल्यू 3, B² तो 1 प्लस BC तो 1 इंटू 2 3, ये बराबर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन होगा। तो यदि एग्जाम पर्पज से बात करें तो एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करोगे, एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। बाकी बेसिक क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, प्रूफ करके भी मैंने आपको बताया। तो प्रूफ करना, क्वेश्चन को देखो प्रूफ करना सीखना अच्छा है, हम पढ़ते रहेंगे, बेसिक हमारा अच्छा रहेगा तो एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन आएगा, मान लो कल को इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ और कंडीशन चेंज करके वो आपको दे दे, कुछ और रिलेट करके आपको दे दे, तो भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कोसाइन रूल पे ही बेस्ड एक थ्योरम है, स्टुअर्ट्स थ्योरम, कोसाइन रूल का यूज करके ही है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा और स्टुअर्ट्स थ्योरम पे क्वेश्चंस पढ़ाएंगे और उसके बाद हम सिमिलैरिटी वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक पढ़ते रहो सभी। थैंक यू।